स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सीएमएडी में नेक्स्ट लेक्चर। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था खाता मूल बुक वैल्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बुक ट्रांसफ़र। खाते में अंतरण। खाते में अंतरण क्या होता है? बुक ट्रांसफ़र। सामान्यतः एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे सरकारी विभाग को उसके क्रय किए गए सामान का नकद भुगतान नहीं करता। भुगतान की राशि एक विभाग के खाते से दूसरे विभाग के खाते में अंतरित कर दी जाती है। इसे खाते में अंतरण कहते हैं। यह प्रक्रिया महालेखाकार एजी के माध्यम से होती है। यानी खाते का अंतर क्या होता है कि एक खाते में हमारा पैसा पड़ा हुआ तो दूसरे खाते में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह हमारा खाते के अंतरण बुक ट्रांसफ़र कहलाता है। आकलन, विकलन, अंतरण, मांग पत्र, एडवाइस फॉर ट्रांसफ़र डेबिट एंड क्रेडिट, एटीडीसी। जब एक सरकारी विभाग अपना सामान दूसरे सरकारी विभाग को बेचता है तो इसका खाता भुगतान बुक ट्रांसफ़र किया जाता है। यह प्रपत्र 55 भरा जाता है जिसे अंतरण मांग एटीडीसी कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सामान दे रहे हैं तो इस खाते को अपनाते हैं, एटीडीसी खाता। इस प्रपत्र में हस्तांतरित किए गए सामान का पूर्ण विवरण तथा मूल्य दर्ज किया जाता है। सामान प्राप्त करने वाला विभाग यदि अंतरण मांग पत्र से सहमत है तो एक अन्य प्रपत्र संख्या 56 पर अपनी स्वीकृति देकर दोनों फॉर्म सामान सप्लाई करने वाले विभाग को लौटा देता है। सामान देने वाला विभाग इस स्वीकृति को महालेखाकार को भेज देता है जो खाते में अंतरण बुक ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, फिर है अंतरण प्रविष्टियाँ या ट्रांसफ़र एंट्री। ट्रांसफ़र एंट्री कैसे करते हैं? विभागीय स्तर पर जब एक शीर्षक में यह कार्य दिखाया गया है व्यय से निकालकर दूसरे शीर्षक में यह कार्य के खाते में डाला जाता है तो इसे अंतरण प्रविष्टि ट्रांसफ़र एंट्री, ठीक है, कहते हैं। प्रारंभ में शीर्षक स्पष्ट न होने के कारण अथवा मूल सुधार के लिए अंतर प्रविष्टियाँ आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो जिस फॉर्म पर यह अंतरण किया जाता है उसे अंतरण प्रविष्टि आदेश ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर टीईओ कहते हैं। यह प्रपत्र उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता भरता है। फॉर्म अधिशासी अभियंता से स्वीकृत कराकर खंड लेखाकार को लेखे में उचित समंजन के लिए दे दिया जाता है और सभी अंतरण प्रविष्टियों का ब्यौरा खंड कार्यालय में एक रजिस्टर ट्रांसफ़र एंट्री की बुक में रखा जाता है। ठीक, आकलन, क्रेडिट तथा विकलन। आकलन तथा विकलन, क्रेडिट एंड डेबिट क्या होता है? क्रेडिट एंड डेबिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह स्टॉक के मूल संबंधी लेखा शब्द हैं। किसी खाते में प्राप्ति लाभ को आकलन तथा खाते से निकासी हानि को विकलन कहते हैं। ठीक है, आकलन किसे कहते हैं? खाते से निकासी विकलन कहता है, निकासी विकलन कहलाता है, डालना आकलन कहता है और इन्हें अलग अलग कॉलमों में दर्ज किया जाता है। क्रेडिट को लेनदारी तथा डेबिट को देनदारी भी कहते हैं। क्रेडिट को लेनदारी तथा डेबिट को देनदारी भी कहते हैं। लेनदारी और देनदारी, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक, सामग्री के लिए मांग पत्र, इंडेंट फॉर मटेरियल। हमने जो सामग्री यूज़ की है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में तो वो सामग्री का हमें इंडेंट करना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी विभाग में सभी चीज़ों की इंडेंट बुक भरी जाती है। आप कोई भी चीज़ मंगा रहे हैं, कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, सामग्री मंगा रहे हैं, औजारें मंगा रहे हैं, मशीनें मंगा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों की इंडेंट बुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडेंट हर चीज़ का, हर छोटी से बड़ी चीज़ का हम इंडेंट करते हैं। तो विभागीय स्टोर से सामान निकालने वाले के लिए मांग प्रपत्र भरना होता है। मांग पत्र पर इंडेंट का एक अनुमति पत्र होता है जिस पर सामान प्राप्त करने वाले रसीद ली जाती है और यह सक्षम अधिकारी द्वारा पारित होना जरूरी है। इंडेंट बुक पे मतलब जो आपके इस बॉस हो गए या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए उनके साइन होना बहुत ज़रूरी है। मांग पत्र पर निर्धारित प्रपत्र संख्या 7 पर भरा जाता है। जिस अधिकारी कर्मचारी को विभागीय स्टोर से सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है उसे मांग पत्र पुस्तिका इंडेंट बुक दे दी जाती है। मांग पत्र पुस्तिका 3 प्रतियों में छपी होती है और पृष्ठों पर मशीनीकरण संख्याकरण होता है और मांग पत्र भरने तथा इस पर सामान निर्गत करने की विधि अग्रलिखित होती है। जिस अधिकारी को स्टोर से सामान लेना होता है वह मांग पत्र भरता है और मांग पत्र कार्य का पूरा नाम, शीर्षक, खंड का नाम अवश्य देना चाहिए। मांग पत्र इंडेंट 3 प्रतियों में भरा जाता है जो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रतिपूरण कंट्रोल काउंटर फॉइल, मांग पत्र इंडेंट, पूर्ति पत्र इनवॉइस। मांगकर्ता अधिकारी प्रथम 2 प्रतियां भरता है और प्रतिपूर्ण अपने पास रखकर अन्य 2 प्रतियां दूसरी भरी हुई तथा तीसरी खाली ब्लैंक प्रति इनवॉइस स्टोर अधिकारी को भेज देता है। यदि सामान किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को निर्गत किया जाता है तो उसका पूरा नाम भी मांग पत्र पर दर्ज किया जाता है। भंडारी इस मांग पत्र पर लिखे सामान की पूर्ति करता है। यदि मांग पत्र की पूरी सामग्री उसी समय देना संभव ना हो तो
मात्रों में आवश्यक काट छांट करके तिथि सहित अपने लघु हस्ताक्षर कर देता है और तीसरी प्रति भी उसी के अनुसार भर लेता है। तीसरी प्रति पर सामान प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर लेकर सामान उसके हवाले कर देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारी इंडेंट हो जाती है पूर्ण रूप से, तब उस अधिकारी को दी जाती है। ठेकेदार अथवा अन्य किसी विभाग संस्था को सामान देने की स्थिति में उस सामान का मूल तीसरी प्रति पर अवश्य लिखकर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लेना चाहिए, ताकि बाद में सामग्री का मूल चुकाते समय वह कोई विवाद खड़ा ना करे। भंडारी सामान प्राप्त करने के लिए ठेकेदार से अनुमित अमुद्रित या टिकट रहित रसीद, अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट 3 प्रतियों में भी लिखवा लेता है। इस सामान का मूल ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाता है और मांग पत्र पर दिए गए सामान की उसी समय स्टॉक रजिस्टर में भी प्रविष्टि कर ली जाती है और मांग पत्र की तीसरी प्रति इनवॉइस मासिक लेखा के साथ उपखंड अधिकारी को भी भेज दी जाती है। और मांग पत्र तृतीय श्रेणी से निम्न श्रेणी के कर्मचारी नहीं भर सकते। यानी जो हमारे मांग पत्र होते हैं वो 3rd क्लास कर्मचारी और निम्न क्लास कर्मचारी को भरने की अनुमति नहीं होती है। जैसे कि अवर अभियंता यदि स्वयं स्टोर धारक है, अपने अधीन चल रहे निर्माण कार्य के लिए सीधी सामग्री निर्गत कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होती है। सामान निर्गत का अधिकार, इश्यूज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम स्टोर से सामान निर्गत का अधिकारी सहायक अभियंता अथवा अधिशासी अभियंता को स्थित होता है और कोई भी सामान इन अधिकारियों की पूर्व अनुमानित बगैर स्टोर से निर्गत नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्रांतिक खंड हिसार के केंद्रीय भंडार से टोहना हिसार सड़क के 7वें किलोमीटर पुलिया के निर्माण के लिए निम्नलिखित मटेरियल प्राप्त करने के एक मांग पत्र इंडेंट भरी है। यह मटेरियल श्री लल्लू लाल ठेकेदार को दिया जाता है और जिसका मूल्य अदा करने पर जिम्मेदार पोर्टलैंड सीमेंट 30 बोरी, मृदु इस्पात की छड़ें 20 mm 1 टन। यदि भंडार में इस समय कुल 25 बोरी सीमेंट उपलब्ध है तो इंडेंट में अनावश्यक संशोधन भी करें। ठीक है, फिर आमुद्रित या टिकट रहित रसीद, अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट USR। लोक निर्माण विभाग में जब किसी ठेकेदार अथवा अन्य व्यक्ति को किसी निर्माणाधीन कार्य के अनुबंध के अंतर्गत कोई सामान अथवा औजार मशीनें इस्तेमाल के लिए विभागीय स्टोर से दी जाती हैं तो उससे प्रमाण के तौर पर साधारण पत्र पर रसीद लिखवा लिया जाता है, जिसके लिए किसी स्टाम्प पेपर पर प्राप्ति लिखने की सुविधा होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया सामग्री मांग पत्र, बीजक, इनवॉइस, फॉर्म सामग्री मांग पत्र, इंडेंट। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरे कॉलम बना के एक समझाया हुआ है। ठीक है, फिर आगे ने बताया उपखंड टोहना, पूरा रिसिप्ट बनाया हुआ है, कितनी बोरी कितने ली, कितना टाइम कहाँ गया, कैसे कैसे उसे वर्क में लाया गया। आवश्यकता नहीं होती और इस रसीद पर कोई कोर्ट फीस अथवा कोर्ट टिकट भी नहीं लगाया जाता, परंतु इसकी वेतन सर्वमान्य होती है। इस रसीद को अमुद्रित या टिकट रहित रसीद USR कहते हैं। विवाद होने पर रसीद कोर्ट में मान्य है और इस रसीद के आधार पर ठेकेदार से उस सामान की लागत नकद वसूल की जाती है अथवा उसे किए जाने वाले भुगतानों बिलों से काट कर ली जाती है। यह रसीद 3 प्रतियों में बनाई जाती है, जिसमें 2 प्रतियां स्टॉक निर्गत के मासिक सार के साथ खंडकारी को भेज दी जाती है और आमुद्रित या टिकट सहित रसीद प्रपत्र पृष्ठ 228 पर दिया गया है। नेक्स्ट, सामान की बिक्री तथा विक्रय लेखन बनाना। जो सामान आपका बिक्री हो रहा है, विक्रय लेखन, तो उसका लेखा भी तो तैयार करना पड़ेगा। तो सेल्स ऑफ स्टॉक एंड प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स अकाउंट। स्टोर में अनावश्यक पड़े सामान सरप्लस मटेरियल को किसी अन्य विभाग, स्थानीय निकायों अथवा आम जनता को बेचना जा सकता है। छोटी नगर पालिकाएँ, स्थानीय विकास प्राधिकरण जो किसी कारण अपने निजी भंडार नहीं स्थापित कर पाते, कुछ विशेष प्रकार का सामान जैसे सीमेंट, लोहा, गोलदार आदि सार्वजनिक निर्माण विभाग से मूल लेकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। जैसे बिक्री के लिए विक्रय लेखा पत्र बनाया जाता है। जिस सामान की नीलामी द्वारा बेचा जाता है इसका भी विक्रय लेखा बनाया जाता है। लेखा प्रपत्र पर सामान का विवरण, मात्रा, खाता मूल्य, बिक्री का मूल्य, हानि यदि कोई भी हो तो खरीदने वाले का पूरा नाम, पता लिखा जाता है। नीलामी करता यदि कोई है तो देय, आड़त, कमीशन को भी प्रपत्र दिखाया जाता है। बिक्री स्वीकार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब स्टोर का सामान किसी अन्य सरकारी विभाग को बेचा जाता है, एक से विभाग से दूसरे विभाग को बेचा जाता है, ठीक है, तो हस्तांतरण किया जाता है तो उसका निर्गत दर, निकासी दर लिया जाता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है।
जब यह सामान किसी अर्ध सरकारी अथवा प्राइवेट पार्टी को दिया जाता है तो पर्यवेक्षण व्यय, सुपरविजन चार्ज तथा अन्य विधि खर्चों का पूरा करने के लिए निकासी दर पर 10% अधिभार जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तीसरा, बिक्री स्वीकृत करने के अधिकारी यदि यह समझता है कि 10% अधिभार पर सामान नहीं बिक सकेगा तो वह यह प्रभार घटा अथवा समाप्त कर सकता है। उपखंड अधिकारी बेचे गए सामान का पूर्ण मूल्य, ठीक है, पूर्ण मूल्य तुरंत अथवा शीघ्र से शीघ्र वसूल करके सरकारी खजाने ट्रेजरी में जमा कर दे। शासन की पूर्व अनुमति के लिए बिना स्टोर पर का कोई भी सामान विभागीय कर्मचारी उसके रिश्तेदारों अथवा आश्रितों को नहीं बेचा जा सकता और ना ही ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी बोली में भाग ले सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, अधिचरण अभियंता की स्वीकृति पत्र 1856 856 7/7 एस दिनांक 23/9/1985 के अनुसार निम्नलिखित सामान घगर नहर खंड सिंचाई विभाग द्वारा नगर पालिका सिरसा को 10% अधिभार सम्मिलित करते हुए निम्न दरों पर विक्रय किया गया है। इसका विक्रय लेखा तैयार करें। पोर्टलैंड सीमेंट की बोरियां भरी हुई 100 नंबर 55 प्रति बोरी। मृद इस्पात की छड़ें 12 mm की। विक्रय लेखा सेल्स अकाउंट माह सितंबर 1985 खंड घगर सिंचाई विभाग। देखो ये सब पूरा पोर्टलैंड सीमेंट, खाता मूल्य, वसूल की गई राशि, हानि आदि। फिर है हमारा निष्प्रयोज्य सामान का निपटान तथा सर्वेक्षण आज्ञा। डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स एंड सर्वे रिपोर्ट। जब स्टोर की कोई वस्तु लगातार प्रयोग करने पर लाभदायक नहीं रहती अथवा अन्य किसी कारण से बेकार या नष्ट हो जाती है अथवा चोरी चली जाती है तो उसे स्टोर के लेखे से निकाल दिया जाता है और इस लेखे दो पद्धति में बट्टे खाते डालने का यह राइट ऑफ होता है। अनुपयोगी सामान को लेखों से निकालने के लिए सर्वप्रथम इसकी सर्वेक्षण आज्ञा सर्व रिपोर्ट तैयार की जाती है और सक्षम अधिकारी के सामने आदेश पारित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसे स्टोर की सर्व रिपोर्ट कहते हैं। सर्व रिपोर्ट की वस्तु की वर्तमान भौतिक दशा, वास्तविक स्थिति, उपयोगिता आदि की चर्चा की जाती है और इसे भंडार से निकाल देने का कारण स्पष्ट किया जाता है। सक्षम अधिकारी सामान की दशा देकर तथा सर्वे रिपोर्ट के विवरण को दृष्टि में रखते हुए सामान को बट्टे खाते राइट ऑफ डालने के लिए इसके मूल्य के सामंजस्य के आदेश पारित करता है। यदि सक्षम अधिकारी यह अनुभव करता है कि यह सामान किसी कर्मचारी की लापरवाही, गलती, बदनीयत के कारण नष्ट बेकार हुआ है तो वह उस सामान की कीमत संबंधित कर्मचारी से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वसूल करने के आदेश को भी पारित कर सकता है। स्टोर की गणना, जाँच की समय पर कम पाए गए सामान की भी सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है। सर्वे रिपोर्ट प्रपत्र 18 पर तैयार किया जाता है और यह प्रपत्र 232 पर दिया गया है। बट्टे खाते डाले गए बेकार सामान का सामान्यतः एक स्थान पर ढेर लगा देते हैं और वर्ष के अंत तक इसकी नीलामी कर दी जाती है। यह कबाड़ा नीलामी के योग्य भी नहीं है। इसे सक्षम अधिकारी के समक्ष इसे नष्ट कर दिया जाता है। देखो देखा है, फावड़े, ताले, लकड़ी की अलमारी, सीमेंट की बोरियाँ भरी हुई, ठीक। देखो मैंने यहाँ चार्ट बराबर सभी चीज़ का पूरा सर्वे एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, सर्वे रिपोर्ट। इसके बाद हमारा स्टॉक का मात्रात्मक लेखा, क्वांटिटी काउंट्स ऑफ द स्टॉक। स्टॉक लेखा संबंधी विभिन्न प्रकार उनके भरने की विधि। अप कीप ऑफ स्टॉक एंड वेरियस स्टॉक फॉर्म्स। स्टॉक का लेखा रखने के लिए प्रयोग होने वाले मुख्य प्रपत्रों का विवरण निम्नलिखित है, जैसे कि स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर। स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर फर्स्ट पॉइंट। फिर है स्टॉक आगत का मासिक सार, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक रिसिपेंट। स्टॉक निर्गत का मासिक सार, मंथली एब्स्ट्रैक्ट स्टॉक इशूज। स्टॉक की छमाही अधिशेष विवरणी, प्रपत्र हार्परली बैलेंस रिटर्न ऑफ स्टॉक। स्टॉक का छमाही रजिस्टर, हार्परली रजिस्टर ऑफ स्टॉक। कुछ राज्यों में सिंचाई विभाग में स्टॉक लेखा के कुछ प्रपत्र थोड़ा भिन्न रखे गए हैं और अंतर्भेद के लिए उन्हें क्रम संख्या भी अलग दी गई है, परंतु प्रपत्रों का भरना मूल रूप से एक जैसा ही है। स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ स्टॉक एंड रिसिपेंट इश्यूड। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक के दैनिक लेन देन का लेखा अभियंता स्टोर कीपर द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर रखा जाता है। सुविधा के लिए एक ही प्रकार का समापन एक ही उप शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। जैसे कि लेन देन संपन्न हो, उसका अंतराज एंट्री तुरंत स्टॉक आगत निर्गत रजिस्टर में किया जाता है। साधारणतः आगत निर्गत का ब्यौरा घटता अनुसार एक ही पृष्ठ पर लिखा जाता है।
प्राप्ति का अंतराज लाल सही से किया जाता है। यदि लेन देन अधिक हो तो आगत निर्गत के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। माह के अंत तक कुल आगत निर्गत का जोड़ घटा करके अधिशेष किया जाता है। स्टॉक के दैनिक आगत निर्गत के लिए निर्धारित प्रपत्र आगत रिसिपेंट स्टॉक में सामान विक्रेताओं, अन्य खंडों, विभागीय उत्पादनों, इकाइयों, निर्माण कार्यों, भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। जब भी स्टोर में सामान आता है, अवर अभियंता को इसकी पूर्ण जांच तथा नापतोल करनी लेनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अपने उच्च अधिकारी को दिखाकर इसकी गुणवत्ता मानक की स्वीकृति ले लेनी चाहिए। सभी आगाज सामान की सर्वप्रथम माप पुस्तिका एमबी में प्रविष्टि की जाती है, जहां इसका पूर्ण विवरण तथा स्रोतों का नाम दर्ज किया जाता है। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर पर लिया जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने टेबल बना के पूरा दिखाया हुआ है कैसे कैसे इसका विवरण करते हैं। ठीक, फिर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने से पूर्व पिछले मास का अधिशेष ओपनिंग बैलेंस सबसे ऊपर दर्ज करना ना भूलना चाहिए। निर्गत इशूज़ क्या होते हैं? स्टॉक से सामान किसी निर्माण कार्य के लिए एक अन्य खंड उपखंड में हस्तांतरण करने के लिए निर्गत किया जाता है। सामान को किसी अन्य व्यक्ति संस्थान को स्वीकृति प्राप्त होने पर विक्रय भी किया जाता है। यह ध्यान रहे कि स्टोर से में से कोई भी सामान खंड उपखंड अधिकारी को लिखित आज्ञा के बगैर नहीं निकाला जा सकता। तो ये आपकी वो नहीं है कि आप जैसे मानना है तब सामान ऐसे यूज़ करेंगे और निकाल के फेंक देंगे। बिना लिखित वर्ग के आप सामान नहीं दे सकते। विभागीय उपयोग के लिए स्टॉक से सामान निर्गत करने के लिए मांग पत्र इंडेंट भरना तथा समक्षम अधिकारी से पारित करवाना अधिकार है। जो आपका सुपर बॉस है उससे पारित करना जरूरी है। यदि अवर अभियंता भंडार स्वयं निर्माण कार्य भी करवा रहा है तो वह बिना मांग पत्र के स्टोर से सामान निर्गत कर सकता है, परंतु इसकी उच्च अधिकारी से स्वीकृति अवश्य लेनी चाहिए। आगत निर्गत की प्रविष्टियों के अंत में स्टॉक में प्रत्येक मद का अवशेष बैलेंस ज्ञात किया जाता है। सामग्री का अधिक कम पाया जाना स्टॉक में यदि कोई वस्तु अधिक सरप्लस पाई जाती है तो उसे स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति में दिखाकर इति शेष लेखा पूर्ण कर लिया जाता है। इसी प्रकार किसी सामान के कम शॉर्ट पाए जाने की स्थिति में इस आशय की निर्गत प्रविष्टि की जाती है। स्टॉक के वास्तविक तथा पुस्तकीय अवशेष में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। कम पाए गए सामान की क्षतिपूर्ति दोषी कर्मचारी के नियमानुसार बाद में होती रहती है। लेखा बंद करना प्रत्येक मास के अंत में निर्धारित तिथि सामान्यतः 25 को स्टॉक रजिस्टर बंद करके इति शेष ज्ञात किया जाता है। मार्च में स्टॉक रजिस्टर 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन को बंद कर दिया जाता है। स्टॉक रजिस्टर को एक प्रति लेखा बंद करके प्रति मास उस खंड अधिकारी के कार्यालय को भेज दिया जाता है। इस प्रति के साथ निर्गत प्रविष्टियों के समर्थन में सभी मांग पत्र ठेकेदारों से ली गई सामान की टिकट रहित रसीदें भी संलग्न की जाती हैं। जो सामान बट्टे खाते राइट ऑफ डाला गया है उसकी सर्वे रिपोर्ट की एक प्रति भी भेजी जा सकती है। यदि स्टोर उपखंड मुख्यालय पर ही स्थित है तो स्टॉक रजिस्टर को प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर ही मूल रूप से उपखंड कार्यालय में मंगवा लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक श्री लेखा का नाम अवर अभियंता अनुखंड प्रथम के स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र 8 में प्रविष्टियाँ करी। लेखा का मास अप्रैल 1985। पिछला अवशेष सीमेंट 50 बोरियाँ, ईंटें 30,000, छड़ें 10 mm की। देखो पूरा विवरण है। माह अप्रैल में निम्नलिखित लेन देन के तरह गया है। चमन लाल का, ठीक है। तो स्टॉक आगत निर्गत का मासिक सार प्रपत्र। अवर अभियंता स्टोर कीपर अपने अनुखंड के स्टॉक लेकर लेन देन का लेखा मास के अंत में उपखंड अधिकारी को भेजता है। उपखंड अधिकारी कार्यालय के सभी अनुखंड से प्राप्त स्टॉक को लेन देन की लेखा प्रतियों के आधार पर मासिक सार तैयार किया जाता है। उपखंड के स्टॉक आगत का मासिक सार प्रपत्र 9 तथा स्टॉक निर्गत का मासिक सार प्रपत्र 10 पर बनाया जाता है और ये सार प्रपत्र फॉर्म 8 की सहायता से पूर्ण किए जाते हैं। मासिक सार में एक कार्य शीर्षक के अंतर्गत संपन्न आगत अथवा निर्गत अलग अलग दर्ज न कर एक ही प्रविष्टि में दिखाया जाता है और किसी सामान का मास भर का लेन अथवा देन का योग प्रपत्र में सबसे ऊपर बने स्तंभ में लिखा जाता है और प्रपत्र 9 तथा 10 में सामान के मूल्य की प्रविष्टि जो खंड कार्यालय में भरी जाती है, लाल स्याही से भरी जाती है। ठीक है। आगत तथा निर्गत के मासिक सार की प्रवृत्तियाँ खंड कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही तथा अभिलेख के लिए भेज दी जाती है और मासिक सार प्रपत्र 9 239 तथा प्रपत्र 10 पृष्ठ 240 पर दिए गए हैं। इन प्रपत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हें शुद्धता से भरना सीखना चाहिए। फिर है स्टॉक की छमाही अधिशेष विवरणी प्रपत्र 11 हाफरली बैलेंस रिटर्न ऑफ स्टॉक। उपखंड कार्यालय में मासिक आगत तथा मासिक निर्गत सार
के आधार पर स्टॉक की छमाही अधिशेष विवरणीय बनाई जाती है। यह विवरणीय पत्र पर 11 पे तैयार किया जाता है। प्रपत्र पर 6 महीनों के लिए 6 आगत तथा 6 निर्गत के लिए एक एक स्तंभ होते हैं। यह विवरणी अप्रैल से सितंबर तथा अक्टूबर से मार्च तक बनाई जाती है। इस प्रपत्र पर स्टॉक की सभी मदों को दर्ज किया जाता है। जिन मदों का कोई लेन देन न हो उनको शून्य नील में दिखाया जाता है। छमाही अधिशेष विवरणी के आधार पर खंडाधिकारी उपखंड अधिकारी स्टॉक की वास्तविक जांच पड़ताल करते हैं और अपनी टिप्पणी पर पत्र 22 और 23 में देते हैं। स्टॉक का छमाही रजिस्टर प्रपत्र हार्परली रजिस्टर ऑफ स्टॉक। यह रजिस्टर अधिशेषी अभियंता के कार्यालय में उपखंड द्वारा भेजे गए स्टॉक के मासिक लेन देन के सार के आधार पर तैयार किया जाता है। जब उपखंडों में छमाही अधिशेष विवरणी आती हैं तब दोनों अभिलेख का मिलान करके जांच की जाती है और इस रजिस्टर को एक प्रति महालेखाकार के आवश्यक सूचना के लिए भेज दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रपत्र हम स्टॉक की जानकारी कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।